हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने फोर्स का सेकंड टॉपिक, बल का सेकंड टॉपिक। तो बात करते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे सीखना है। इससे पहले हमने जड़त्व का नियम पढ़ लिया था, बल का नियम भी पढ़ लिया था। उसके बाद अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, फोर्स का सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा फास्ट वे में चलते हैं। एक मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। यहाँ पे मात्रकों की बात हमने किया था कि ग्रामीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपका सब कुछ कम से कम रिवीजन तो रहे। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने वाला हूँ, आपका काम है एब्जॉर्ब करना। ये मात्रक याद रखना है कि ग्रामीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसी को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर इंटू की ग्राम यहाँ पे होगा। सीजीएस मात्रक है ना, तो ग्राम होगा। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका नेमिंग, मतलब मात्रक सीधा। जरा मैंने क्या बोला था, इतने बड़े नाम को पढ़ने के लिए छोटा नाम आप क्या लोगे? छोटा नाम यही ना लिखोगे, न्यूटन। इस बड़े एमकेएस का छोटा नाम है न्यूटन। तो इसी को कहते हैं एसआई मात्रक, ठीक है ना, एसआई मात्रक। ये क्या है? ये सीजीएस मात्रक, नीचे वाला सीजीएस मात्रक। और इसका छोटा नाम क्या है? DYNE, डाइन। ये बात की थे। और इसमें क्या बेसिक बातें, चलो एक ठो नोट आपको पढ़ाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। आपसे कह दे बल का गुरुत्वीय मात्रक बताओ, ये हमने नहीं पढ़ा था। बल का गुरुत्वीय मात्रक, भाई ये क्या है? आप सोचोगे अरे बाप रे, ये कितना टफेस्ट टॉपिक आ गया। ये बिल्कुल भी टफेस्ट टॉपिक नहीं है। जब आपसे बल का गुरुत्वीय मात्रक बोले ना, तो जरा समझना, आप लोग एक टॉपिक शुरू होगी गुरुत्वीय बल, या पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशनल में गुरुत्वीय बल। बेटा यही गुरुत्वीय बल कहलाता है, बल का गुरुत्वीय मात्रक इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी। और mg को हम सभी जानते हैं भार कहते हैं। mg का मतलब भार, ये समझे है ना, वेट इज इक्वल टू mg। यही आपका मात्रक है, तो इसका मात्रक फिर रखोगे तो आंसर क्या होगा? सेम आंसर कि ग्रामीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन जरा सुनना, यहाँ लॉजिक क्या है। आपसे कहेगा बल का गुरुत्वीय मात्रक इनमें से कौन है, तो आप टिक करोगे भार। तो ये चीज़ आपको बताना है। या आपसे पूछे गुरुत्वीय बल का मात्रक बताओ, तो अगर ऑप्शन में भार हो तो भार जवाब देना, गलत नहीं है। और बाकी अगर ये यूनिट वाइज हो तो किग्रामीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी सही है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था। और हमें क्या बताना था? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके लिए है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होते हैं, तो जरा इसको लिख लीजिएगा। 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10 की घात 5 बार। 10 की घात 5 कितने टाइम्स? DYNE, डाइन के। ये नोट याद रखें भाई, आते के साथ मैंने धमाका दे दिया आपको डबल। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन, बेसिक इसीलिए हमने कवर कर चुका था, अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एसआई मात्रक न्यूटन, बल का गुरुत्वीय मात्रक भार, और ये क्या है? न्यूटन से डाइन का कन्वर्जन ये है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। अब यहाँ से आगे चलते हैं भाई, 2 मिनट में सीख लेते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है। 2 नियम हम सीख चुके हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है? एवरी एक्शन हैज़ कंसिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ कंसिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लगाए गए किसी भी बल का प्रतिक्रिया बल कहलाता है। किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, दिस इज कॉल्ड प्रतिक्रिया बल। तो इसको टॉपिक वाइज समझ लो। अगर हम किसी वस्तु पर ये फोर्स अप्लाइड करते हैं, वास्तविक बल हमने ये लगाया, वास्तविक बल, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रतिक्रिया वर्क करता है। तो इसी के प्रतिक्रिया बल यहाँ लग जाएगा F डैश। ये क्या है? प्रतिक्रिया बल। तुम कहीं पर भी अप्लाई करो। अगर मैं दीवार को मुक्का मारता हूँ, मतलब हम क्या करते हैं? पंच करते हैं, तो वो दीवार भी हमें पंच करती है। दिस इज F डैश, प्रतिक्रिया बल। लेकिन एक चीज़ समझना, बहुत खतरनाक फैक्टर बता रहा हूँ भाई, मेरे कंसेप्ट में दम तो आपको दिखेगा। प्रतिक्रिया बल हमेशा भूत बल होता है, भूत बल, ये दिखाई नहीं देता है। वास्तविक बल तो तुमको दिखेगा। अगर मैं इस दीवार को अप्लाई करूंगा फोर्स, तो आपको दिखेगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन दीवार के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रतिक्रिया बल आभासी बल होता है। आई होप, मैं आशा करता हूं शायद ये कंसेप्ट कभी पूछ लिए जाए, बट आज तक पूछा नहीं गया है। आभासी बल, जो आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, ये अप्लाइड फोर्स,
बेटा अप्लाइड फोर्स तो दिखता है, किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे वो दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया बल नहीं दिखाई देता है। इसी को कहते हैं बहुत ब्रॉड लेवल पर बॉडी हैज़ कंसिस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। मतलब जो बल का अमाउंट होगा ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, बल का परिमाण दोनों जगह सेम होगा। भाई कुछ चीज़ें और लिख दूँ, F बराबर F डैश, ये F बराबर F डैश, भाई परिमाण में दोनों बराबर होंगे, वैल्यू नहीं बदलता है, परिमाण दोनों का सेम है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, परिमाण नहीं बदलता है, बस डायरेक्शन चेंज होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये जब भी लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, बस इतना ही इसी को। तो किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल पर प्रतिक्रिया, मतलब उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल, ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यही है, यही आपका कहलाता है। और ये क्या मैंने कुछ खास बात बताया, भूत बल, ये भूत बल, भूत से आप याद रखोगे भूत दिखाई नहीं देते हैं, मतलब ये भी दिखाई नहीं देता है। और भूत को ही इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये समझ सकते हैं, भूत बल को ही कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं इससे आगे, बल के नियम से हम आगे निकल चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा बेसिक दो डेफिनेशंस को सीखते हैं और देन आगे चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग, व्हाट इज संवेग, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम, संवेग। चलो इसको कैसे याद रखें, मेरी बात समझना, आप अगर डेफिनेशन को क्लियर किए हो तो कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम बचपन से सीखे होते हैं P बराबर mv, P बराबर mv, ये तो सभी को याद होता है ना। यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे, हमें एग्ज़ाम देना है ना कि रिटन एग्ज़ाम देना है। तो P बराबर mv, P बराबर mv। ज़रा एक बात बताना, ये क्या लिखा है, P को कहते हैं संवेग। अब यहाँ से परिभाषा सुनते जाओ। संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। देखो बन गई कि नहीं परिभाषा, किसी वस्तु का निहित द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। भाई परिभाषा तैयार हो गया, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। लेकिन अब यहाँ पे लॉजिक वाली बात बताऊँ, फिर से लॉजिक वाली बात समझ लो। आप यहाँ पे ये की रूल समझना, की रूल, जहाँ पे आप गलती कर देते हो जानकारी ना होने की वजह से। जिस बॉडी का द्रव्यमान लो उसी बॉडी का वेग रखना है। भाई ये रूल यही कहता है, अगर हम मास जिस बॉडी का ले रहे हैं वेलोसिटी भी उसी बॉडी का होना चाहिए। तो संवेग कहता यह है कि उस वस्तु का निहित द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ओवरऑल मास इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी, मास इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी। तो इंग्लिश में इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, संवेग को मोमेंटम लिख दिए हैं, कॉपी कर सकते हैं, इज इक्वल टू मास, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ये होता है। जिस बॉडी का मास रखो उसी बॉडी का वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड संवेग। अब इसका भी मात्रक बात कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताना, मैंने बोल चुका है जिस बॉडी का द्रव्यमान उसी बॉडी का वेग, इसीलिए इसको मास को m से, वेग को v से mv लिखते हैं। अब जरा एक बात बताओ, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इससे जस्ट पीछे F बराबर ma हमने पढ़ा था ना, F बराबर ma। आप मुझे एक बात बताओ, त्वरण है कैसी राशि, सदिश राशि। त्वरण कैसा है, सदिश राशि। तो बल भी क्या हो गया था, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो सदिश राशि कहे थे। उसी तरह से यहाँ पे संवेग P बराबर mv दिया है, P बराबर mv, तो वेग कैसी राशि, सदिश राशि, वेग कैसी राशि, वेलोसिटी कैसी राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो संवेग भी कैसी राशि हो गया, संवेग भी हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, संवेग सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक क्या होगा, तो अब ये सब कुछ इरेज करके यहाँ से मात्रक निकालते हैं। P बराबर mv से, P बराबर mv से सब कुछ सीख लेंगे। P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, मास का मात्रक किलोग्राम, और वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो पूरा मात्रक क्या हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो गया। इसको क्या दिख रहा है, MKS मात्रक, MKS मात्रक,
इसी को सीजीएस में बदल दो तो दूसरा मात्रक क्या होगा, किलोग्राम से ग्राम। वेग का सेंटीमीटर, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर, और प्रति सेकंड। समझ में आ गया डेफिनेशन। तो दिस इज सीजीएस मात्रक, ये है आपका सीजीएस मात्रक। इसका एसआई मात्रक नहीं कुछ है, तो एसआई कहो चाहे एमकेएस कहो, दोनों सेम। एसआई मात्रक और ये दोनों सेम है एमकेएस, क्योंकि बहुत हम मैक्सिमम टाइम एमकेएस मात्रक को ही एसआई मानते हैं। तो यहाँ पे ये दो मात्रक हो गए, समझ में आ गया। और यहीं पे कहा जाता है एक रूल कि संवेग हमेशा प्रत्येक वस्तु का संरक्षित होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु में संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। मतलब ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लॉ पढ़ते हो ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, वो यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु में एवरी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रत्येक वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। तो ये तो रूल कहता है, इसीलिए हम यहाँ से मिलता जुलता टॉपिक पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि संवेग के संरक्षण का नियम। ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, संवेग के संरक्षण का नियम जो होता है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो संवेग के बारे में सीख लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं आवेग के बारे में। व्हाट इज आवेग, इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। ठीक, इम्पल्स के बारे में जरा सीख लें। तो इम्पल्स को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से, और आई इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। भाई फॉर्मूले से परिभाषा, मेरी वही आदत है, मैं फॉर्मूले से परिभाषा पढ़ाता हूँ। आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो आई का मतलब आवेग, आपको यही समझना है। आवेग, इम्पल्स, ये आवेग बराबर होता है बल, और बल गुणे समयांतराल, समय अंतराल। कंसेप्ट ये कहता है, इस बात को समझना कि अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जरा समझ लो, समझा दे रहा हूं। अगर हम इस बॉडी पर फोर्स ये अप्लाइड किए, ये फोर्स हमने अप्लाई किया, ये क्या है, अप्लाई फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो जरा दो फैक्टर समझना। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड किए हैं तो ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये देखो फोर्स, यही बल का मैग्नीट्यूड कितना न्यूटन है रख दो, और यही बल कितने समय तक, अंतराल तक लगा है। मतलब ये फोर्स कितने समय तक लगा है, कितने समय तक ये फोर्स लगा है, वो टाइम इंटरवल आपको देखना है। कितने समय तक बल कार्यरत है, कार्यरत मतलब लगा है। किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाइड करते हो तो वो टाइम इंटरवल आपको लेना है, विच टाइम इंटरवल दैट इज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। आपको वो टाइम इंटरवल लेना है, वो टाइम इंटरवल जहां पर फोर्स एक्ट कर रहा हो ऑन अ बॉडी, उस टाइम इंटरवल को लेना है, कितने टाइम तक यहां पे लगा है। तो यही दो बात बस रिमेंबर रखना। इंपल्स में भागीदारी कौन लेता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और समय अंतराल, समय अंतराल। तो ये चीजें हैं, इसी को कहते हैं। और इसको परिभाषित कर दें, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। परिभाषा से नहीं मतलब है, कंसेप्ट आपको पकड़ना है, क्योंकि सवाल यहाँ से आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई।
ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई। इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू डेल्टा टी, और बल की बात करेगा तो बल क्या है, परिमाण है, और अगर समय की बात करेगा तो कितने समय तक लगा है, ठीक है ना, वो टाइम पीरियड। मात्रक की बात इसे यहाँ पर भी कर लेते हैं, मात्रक की बात यहाँ भी कर लेते हैं। तो मात्रक रखोगे तो होगा क्या, फोर्स का मात्रक रखो, इसका मात्रक रखो, तो एक बेसिक मात्रक हो सकता है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये तो बेसिक मात्रक हो सकता है, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, आपको यहाँ पे एक बात मैं सिखाता हूँ कि जो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो इसी रिलेशन में ज़रा एक काम करो, आई बराबर रखो, फोर्स के स्थान पे एम इंटू ए रखो, फोर्स बराबर एम इंटू ए रखो, और साथ में मल्टीप्लाई करो डेल्टा टी, लिखा है ना पहले से। अब ज़रा इसको ओपन करो और ओपन करो, तो मास की जगह मास, एक्सीलरेशन की जगह डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, m इंटू डेल्टा वी, ये बचा। और m इंटू डेल्टा वी होता क्या है, संवेग होता है, अभी पढ़े हो। तो जो आवेग होता है ना, किसी वस्तु का आवेग ही संवेग है, किसी वस्तु का जो आवेग होता है वही संवेग होता है, ये रिलेशन कहता है। ये बड़ी स्पेशल लैंग्वेज है। आपसे अगर पूछ ले कि आवेग बताओ, तो अगर आवेग में फोर्स इंटू डेल्टा टी नहीं दिया है तो आप उस बॉडी का संवेग निकाल दो, और संवेग बराबर आवेग होता है, ये रूल कहता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, किसी वस्तु का आवेग, किसी वस्तु का आवेग, किसी वस्तु का आवेग उस वस्तु में निहित, उस वस्तु में निहित, उस वस्तु में निहित संवेग की मात्रा है, संवेग की मात्रा है, मतलब ओवरऑल संवेग ही आवेग है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बात आप रिमेम्बर रखिएगा, किसी वस्तु में जो आवेग है वही संवेग की मात्रा है, मतलब अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इम्पल्स, ये कीवर्ड याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से सवाल बिल्कुल है, आपके बुक में यहाँ से बिल्कुल सवाल है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि सर आता है कि नहीं, आया है बिल्कुल, यहाँ से सवाल आए हैं। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। अब कहाँ पर चले, अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक बहुत ही डीप डेफिनेशन को पढ़ते हैं, डीप डेफिनेशन को। इसके मात्रक की बात हमने नहीं किया, तो मात्रक को जरा निकाल के देखते हैं। I इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, यही था ना, फोर्स इंटू डेल्टा टी। जरा रखो फोर्स को ओपन फॉर्म में, किलोग्राम, किलोग्राम, इसके बाद मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो फोर्स का मात्रक है ना अभी, ये तो अभी फोर्स का मात्रक है। बगल में किससे मल्टीप्लाई किए, सेकंड से, बगल में मल्टीप्लाई किए सेकंड से, तो कट जाएगा कि नहीं, एक बार सेकंड से एक बार कट जाएगा, यहाँ दो बार है, तो क्या बचा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। इस यूनिट को जरा सा गौर से देखो, ये लिखा क्या है, किग्रा इंटू मीटर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। अब आप मुझे बताओ ये किसका मात्रक है, mv का मात्रक निकल के आया कि नहीं, ये m, ये v, और ये क्या है, I आ गया। तो यही तो मैंने पहले लिखा था कि आवेग ही संवेग है, आवेग ही हमारा क्या है, संवेग है, आवेग ही संवेग है। तो ये यूनिट से समझ में आ गया, मात्रक से समझ में आ गया। तो आपको मात्रक भी याद रखना है, और इस मात्रक को ही देखकर हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मोमेंटम। ठीक, ये मात्रक याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा प्रति सेकंड, ये आपका हो जाएगा सीजीएस मात्रक। ठीक, तो ये रिमेंबर रखिएगा। अब इन सारे नियम से परे, इन सभी नियम से परे, अब आपको मैं कुछ अलग बातें बता रहा हूँ। इन सभी नियम से परे आपको एक बात बता रहा हूँ जिसका अप्लाइड आपके रियल वास्तविक जीवन में है, आपके वास्तविकता वाले जीवन में है। थोड़ा सा ये बेसिक पॉइंट है बेटा, ये बिल्कुल हटके टॉपिक से एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा।
आपसे कहता है ना न्यूटन का द्वितीय नियम, हम पढ़ चुके हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, न्यूटन का द्वितीय नियम ये हम पढ़ चुके हैं, F बराबर ma हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक डेफिनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। न्यूटन का द्वितीय नियम सच्चाई में ये कहा गया था कि संवेग परिवर्तन की दर, जरा बस शब्द को नोट करो फिर समझाता हूँ। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल है। संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल है, मतलब ओवरऑल ये इन्होंने बोला था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। वो हम फोर्स बराबर ma रूल पढ़ते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, बट वास्तविकता में सच्चाई में लेवल पर ये है संवेग परिवर्तन की दर ही बाह्य बल है। इस संवेग परिवर्तन की दर जो होता है यही आपका बाह्य बल कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स ये होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ पता है क्या है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये इस बात को कहता है, डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन ये है तो नीचे क्या है? समय अंतराल, या फिर इसी को कह सकते हैं समय में परिवर्तन। दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, क्योंकि डेल्टा का मतलब जरा याद करो, मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि डेल्टा का मतलब चेंज होता है, और किसी भी चेंज का चेंज कैसे निकालते हैं? पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल। याद है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो शॉर्ट में पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल। उसी तरह से टाइम ऑफ फाइनल माइनस टाइम ऑफ इनिशियल। सेम लैंग्वेज है, ये डिफरेंट नहीं है। इसी को आपके बुक में लिखता है P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। उसी चीज को ये लिखता है भाई। फाइनल को उसने कह दिया P2, इनिशियल को कह दिया P1, और बाद वाले को T2, पहले वाले को T1। तो याद करो मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि जिस भी चीज़ का परिवर्तन निकालना है, वो वेग हो, वो त्वरण हो, वो फोर्स हो, सबको डेल्टा के साथ परिभाषित करना। किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है, डेल्टा F ये क्या है? बल में परिवर्तन। डेल्टा टी है समय में परिवर्तन, डेल्टा P है संवेग में परिवर्तन। तो किसी का भी परिवर्तन कैसे निकालते हैं? बाद वाला माइनस पहले वाला, F2 माइनस F1। उसी तरह से यहाँ पे T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस पहले वाला। उसी तरह से P को लिख सकते हैं P2 माइनस P1। देखिए ये हमने लिखा है। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर तुम्हें कभी संवेग निकालना हो, बल निकालना हो, और तो यहाँ से तुम रिलेशन निकाल सकते हो। ये वो फॉर्मूला है जो बल और संवेग में सीधा संबंध देता है। ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल जो बल और संवेग पर संबंधित हो, उसको आप सिर्फ और सिर्फ इसी सवाल से लगाएंगे। किसी सवाल को पढ़ना, वहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ संवेग की मात्रा दिया हो और तब आपसे बल का मात्रा पूछे या त्वरण की मात्रा पूछे, तो आप इससे लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक। क्या इसको और ओपन फॉर्म में देख लें? क्या हम P2 को लिख सकते हैं M2V2 माइनस M1V1 लिख सकते हैं ना? क्योंकि संवेग क्या है? M2V2 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई T2 माइनस T1। यही आपका मेन फार्मूला है, M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है ना? और सेम बॉडी के लिए अगर दोनों का द्रव्यमान सेम है तो इसी इक्वेशन को आपके बुक में ये लिखा रहता है, M कॉमन ले लेता है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और इसी कंसेप्ट को आपके बुक में M V माइनस यू डिवाइड बाई T2 माइनस T1 ये लिख देता है। तीनों बातें सेम है, कहीं पर भी फर्क नहीं है, केवल फर्क समझने का है। ठीक है ना? ये V2 क्या है? बाद का वेग, प्रारंभिक वेग। ये क्या है? बाद का वेग, प्रारंभिक वेग। और आप गति के चैप्टर में पढ़े हैं, ये क्या कहलाता है? अंतिम वेग।
ये कहलाता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। u क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो ये इतना है आपका, ये आपका क्या था, कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर। मतलब ओवरऑल संवेग में परिवर्तन पर सवाल से बस इतना मतलब था, आप लैंग्वेज को समझ लो, किसी भी लैंग्वेज को पकड़ लो, तो चाहे m2 v2 दिया हो, मतलब ओवरऑल डिफरेंट मास डिफरेंट वेलोसिटी, तो भी आप फोर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, m2 v2 माइनस m1 v1। दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का वेग अलग अलग है, समय दिया है अलग अलग, तो आप निकाल लोगे। अगर दोनों का मास सेम है, आपसे कह दे वस्तु का द्रव्यमान एक ही है लेकिन वेग अलग अलग है, तो कैसे, मास कॉमन है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे अगर मास सेम हो तो लगा लेना, अगर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में दिया हो तो ये लगा लेना। कोई भी इक्वेशन यूज करो, बात सेम है। तो यहाँ पे बस मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जो बेस्ड हो फोर्स और मोमेंटम पर, तो आप किसके पास जाओगे, ऐसा कोई भी सवाल जो बेस्ड हो एफ और डेल्टा पी पर, तो आप इसी के पास आना। ठीक है, बल और आवेग पर आधारित सवाल। तो इतनी बातें ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके बाद अब हम क्या सीख लेते हैं, तो इतना स्टडी करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट और इंक्लूड करते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, अपने इस वीडियो को रोकेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एक और बेसिक पॉइंट है, आपसे पूछ लेता है कि संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है। संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित, ये बल के प्रकार हैं बेटा, ये बल के प्रकार हैं। असंतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक, ये दो प्रकार हैं बल के जो आपको पढ़ना है। इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, और ऊपर वाले को कहते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। ठीक, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, ये एक्चुअल में बल के प्रकार हैं, बल के प्रकार हैं। अब जरा समझना, शब्द को पकड़ो। बचपन में आप पढ़ते थे संतुलित खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। जरा कंसेप्ट को समझना, परिभाषा यहीं से है। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है सब कुछ मेंटेन रहे। तो संतुलित बल का ये मतलब होता है कि किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल लग रहे हों तो भी वो संतुलित में हो। ऐसे समझो कि मैं हूं एक पर्सन, बिल्कुल अच्छे से हंसते खेलते समझ लेना, ये मैं बना रहा हूं कोई पर्सन, कोई मैन है, इस पर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे कुछ फोर्स ये लगा, कुछ फोर्स ये लगा, कुछ फोर्स ये लगा, कुछ फोर्स ये लगा, सबका नामकरण F1, F2, F3, F4, F5, F6। बचपन में क्या कहा जाता था, बैलेंस का मतलब होता है तुम कुछ भी कर लो, अपने आप को बैलेंस रखो, मेंटेन रखो। उसी तरह से संतुलित बल का मतलब होता है दो या दो से अधिक बल कहीं पर लगें, दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्यरत हों और वो वस्तु फिर भी ना हिले, उसके स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो उस केस में कहा जाता है कि नेट बल इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ये केस होता है अगर कुल बलों का सम 0 है तो कहलाएगा बैलेंस फोर्स। लगने वाले कुल बल आपस में कट के कैंसिल आउट हो गए तो दिस इज बैलेंस फोर्स। किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों और उस शर्त में कुल बलों का योग अगर 0 है तो कहा जाता है बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स को जरा वास्तविक दुनिया में फील करो। मैं सामने खड़ा हूं आपके, अगर मेरे ऊपर 50 फोर्स लगे, मेरे ऊपर 100 फोर्स लगे, और अगर मैं अपनी जगह खड़ा हूं, डटा हूं, बिल्कुल मजबूती से खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या हूं, अडिग हूं ना, नहीं हिलूंगा, अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रांग हूं, तो इसका मतलब मैं बैलेंस हूं, मैं बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं। क्या मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा? लगा। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि मैं हिल जाऊं, लेकिन मैं हिला नहीं, हिला। तो इसी को कहते हैं ना बैलेंस होना, चीज़ों का बैलेंस होना। तो ये चीज़ है, दो या दो से अधिक बल अगर लग रहे हों और इस केस में सारे बल कैंसिल आउट हो जाएं, कैंसिल आउट का मतलब खत्म हो जाएं, नेट फोर्स मतलब ओवरऑल ऑल फोर्सेज आर कैंसिल आउट,
कैंसिल आउट। अगर कुल बल कैंसिल आउट हो गए तो उस केस में आपका संतुलित बल, ठीक है ना, ये केस। तो असंतुलित का मतलब भी समझ गए होंगे, असंतुलित का मतलब अनबैलेंस। मतलब अब जरा इस केस को समझो, 2 या 2 से अधिक बल लगने पर यदि वहां पर फिर भी कोई रिजल्टेंट बल आए, परिणामी बल मिले, तो वो कहलाता है असंतुलित बल। मतलब किसी वस्तु पर, अब मुझे जरा समझना, मेरे ऊपर 5-10 फोर्स लगने लगा, मैंने अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, मतलब मैं मूव कर गया, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर गया, तो वहां पे क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस के शब्द को समझो, यहां पे सारे बल कट गए, कैंसिल आउट हो गए। तो जरा इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये है कोई पर्सन, इनके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, चलो समझाते हैं। इनके ऊपर फोर्स लगा, कैसे, जरा देखना, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, बट एक फोर्स एक्स्ट्रा और एक फोर्स एक्स्ट्रा, ये इतने फोर्स इन पे लग गए, F1, F2, F3, F4, F5, F6। बहुत गौर से देखो, अनबैलेंस का मतलब क्या है, यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे नेट फोर्स का सम जीरो नहीं होगा, मतलब कुल बलों का योग शून्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब भी जरा देखो, F2 ने F1 को कैंसिल आउट किया, देख लो, दिख रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बस समझाने के लिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहां देखो F3 और F4 ये भी कैंसिल आउट हो गए, लेकिन जरा ये दो फोर्स देखो, ये दो फोर्स एक दिशा में लगेंगे तो ये पर्सन हिल जाएगा कि नहीं, गिर जाएगा कि नहीं। इसका मतलब यहां पे नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये बातें थी, तो इस तरह से समझना था। संतुलित बल का मतलब होता है कुल बलों का सम शून्य हो जाना, असंतुलित बल का मतलब होता है कुल बलों का सम शून्य ना होना। नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज बैलेंस फोर्स। और इसका वास्तविक एग्जाम्पल मैंने समझा तो दिया, अगर मेरे ऊपर 1000 बल लग रहे हैं तब भी मैं अडिग हूं, खड़ा हूं, दिस इज बैलेंस फोर्स। मेरे ऊपर एक ही फोर्स लगा और मैं गिर गया, अनबैलेंस, इसका मतलब मैं खड़ा नहीं था ना सही से, अनबैलेंस फोर्स। आई होप ये भी टॉपिक आपको मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसके बाद हम सीखेंगे कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ जो है हम डीप में पढ़ने वाले हैं, पूरा ओपन करके अलग वीडियो पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो आवेग पढ़ लिए, संवेग पढ़ लिए, संवेग में परिवर्तन भी जान लिए, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी पढ़े ना, तो वो संवेग में परिवर्तन पढ़ लिया हमने, मात्रक जान लिया, सभी का मात्रक जान लिया, क्रिया प्रतिक्रिया लॉ जान लिया। तो ये सब कुछ हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जब स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या क्या सीखना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, और उसको मैं अलग वीडियो, एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फोर्स का भी टॉपिक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।